गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का बहुत टाइम का कम रह गया है टाइम। आप फिजिक्स जल्दी से ख़त्म कीजिए। 23 तक आपको टारगेट दे दिया गया है ग्रुप में, ठीक है। तो फिजिक्स करने के बाद हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी करेंगे ख़त्म, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये जो फरवरी का रेस्ट मंथ डे बचा हुआ है ना, इस डे में हम लोग साइंस एटलीस्ट ख़त्म कर ले अच्छे से, क्योंकि साइंस आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। सीजीएल का एग्ज़ाम में भी 25 नंबर से 30 तक आपका ये रहता है, साइंस से रहता है। बीपीएससी में भी आपका 30 प्रश्न जो ऐसे होते हैं वो साइंस से रहते हैं। और यहाँ घटना चक्र में एक से एक क्वेश्चन है ऐड, ये 2025 का अपडेटेड है। आपको फिजिक्स ख़त्म करने का 23 तक मिला है टाइम। आप फिजिक्स जल्दी से ख़त्म करो, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग जो है डे फिजिक्स से शुरू किया जाए। पहला आपका जो प्रश्न है, जो टॉपिक है आपका मात्रक और इकाई है, ठीक है। तो इसे जानने के लिए आप क्या करो, ये आपका लूसेंट का साइंस वाला जो बुक है उसमें भी दिया है। सिंपल जो लूसेंट है ब्लू वाला, उसमें भी आपको दिए हैं अच्छे से सारा कुछ, ठीक है। पहला प्रश्न है कि कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा है। और इसी तरह से 7 जो आपका मूल भौतिक राशि होती है। मूल भौतिक राशि वह वो होती है ना, जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो और इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला और उससे संबंधित ना किया जा सके। कोई भी है जो अन्य मात्रक से एक्सचेंज ना हो और इसकी अलग ही एक स्वतंत्र अवस्था होती है। इस तरह से 7 है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का वाट होता है। शक्ति इसका टू कार्य बटा समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का भी आपका वाट है, ओके। अब देखिए बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल है। इसके अलावा कार्य जो है एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं और ये जो है अदिश राशि है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया जो कार्य है बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका कार्य है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें, हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। तो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति मापी जाती है। हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है, ठीक है। GHZ ये 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का। अगर जिनके पास पुराना वाला घटना चक्र है, आप वहीं पे कहीं पे साइड में ऊपर में या फिर जो शुरुआती पेज होता है ना घटना चक्र का, वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। GHZ क्या है, ये कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है, तो GHZ जो है आपका रफ्तार होता है। GHZ यानी कि गीगा हर्ट्ज जो है शब्द किस सेंस में, तो कंप्यूटर की जो रफ्तार है या गति का सूचक है गीगा हर्ट्ज। सीपीयू के द्वारा तो प्रति सेकंड जो है कि निष्पादित चक्र की संख्या को क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है, जिसे GHZ गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। इस संदर्भ में चक्र एक मूल इकाई है जो सीपीयू की गति को मापने के लिए उपयोग की जाती है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, इसमें आंसर में नहीं है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता है जो ये इससे उस पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। ये जो है वैद्युत प्रतिरोधकता, इससे क्या पता चलता है, जो पदार्थ है उसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का, विद्युत धारा के जो प्रवाह है उसका विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले जो पदार्थ होते हैं ना,
आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। ये आपको पूछ चुका है बीपीएससी में भी। ओम मीटर जो है ना, ओम मीटर का मात्रक प्रतिरोधकता का है, ठीक है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। और यही सेम क्वेश्चन 10 नंबर में भी आपका दिया है, किसी पदार्थ की जो वैद्युत प्रतिरोधकता है उस पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। ओम मीटर है। चुंबकीय बल के मापन का इकाई क्या होता है? चुंबकीय बल की मापन का इकाई क्या है? ये टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई जो है मापन की एसआई इकाई टेस्ला है, जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के मापन की जो एसआई इकाई है वो टेस्ला है और इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके मापन का इकाई क्या होता है? टेस्ला। ये आपका 17वीं में प्रश्न पूछ चुका है। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो ये न्यूटन एम्पियर पर मीटर है। ये 17वीं में प्रश्न आपका टेस्ला से दूसरा है। ये टेस्ला के समतुल्य है, न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेस्ला क्या है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई होती है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई होती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है और ये आपका टेस्ला के समतुल्य है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी के द्वारा मापा नहीं जाता। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है वो क्यूरी के द्वारा नहीं। बाकी आपका जो लेंस की क्षमता है डायोप्टर, दाब पास्कल के द्वारा और ऊष्मा जूल के द्वारा। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का तात्पर्य क्या होता है कि प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या। रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब होता है कि प्रति इकाई समय में कितने जो नाभिक जो है नाभिकों की संख्या कितनी जो है आपका अपक्षय होती है, ठीक है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई बैक्यूरेल है। जो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है आपका उसका एसआई प्रणाली में बैक्यूरेल होता है, ठीक है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक नहीं है लेकिन इसका क्यूरी पुराना मात्रक है, पर एसआई मात्रक इसका नहीं है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का इसका बैक्यूरेल है, ठीक है। और स्पष्ट है कि आपका सी नहीं है सुमेलित। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की होती है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 15 मीटर 10⁻15, ठीक है। ये याद रखना, कभी कभी 12 या ऐसे 13 दे देता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो आपका एक प्रकाश वर्ष में तय की गई हो, ठीक है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। विशेष रूप से ये ग्रहों के बीच की दूरियां होती हैं। खगोलीय दूरियां और तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील और किलोमीटर में व्यक्त करना भी दुष्कर है। इसलिए ये जो है आपका प्रकाश की गति एक समान होती है खगोलीय दूरियां, अतः उन्हें एयु यानी कि प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है। पूरा ब्रह्मांड में प्रकाश की गति जो है स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पार्श्विक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर क्या है? तो एक ये आपका 99 का राजस्थान का प्रश्न है, ठीक है। तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष है। यानी कि जो पार्शिक है आपका, ठीक है, पार्शिक जो है आपका इसका संक्षिप्त रूप है
पारालैक्टिक सेकेंड का, और इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में किया जाता है। एक पारसेक इक्वल टू होता है आपका 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष आपको पहले ही बता चुके 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। तो जब 10-16 रहेगा तो याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, 1 पारसेक होता है। ठीक है। और एक पारसेक इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष। इसी तरीके के बेसिक फैक्ट्स आपके पूछे जाएंगे जो BSSC CGL है, एडो है, 72वीं BPSC है, यही सब प्रश्न उठा के देते हैं। एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। पारसेक का मात्रक फिर वही आ गया, दूरी माप की इकाई, कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो 0.39 से गुना करने पर सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर को करेंगे तो इंच प्राप्त होगा 0.39 से। ठीक है। चलो 21 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो ऊंचाई है नैनोमीटर में हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो 6 फीट के लिए हम लोग 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻−9 मीटर। 10⁻−9 मीटर 1 नैनोमीटर है। 1 फीट इक्वल टू आपका 0.305 मीटर। 1 फीट इक्वल टू होता है 30.5 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। और 6 फीट मतलब इतना आपको याद नहीं रहेगा, इतना याद रखना कि जो है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर है। तो ये आपका गुना किया गया है 6 गुने 30.5 गुने 10⁻7 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होता है। और अगर 1 फीट को लिया जाए कि 1 फीट कितना नैनोमीटर होगा, तो वो 30.5 गुने 10⁻7 नैनोमीटर होगा। ठीक है। चलिए, 1 नैनोमीटर होता है, फिर से वही क्वेश्चन है आपका 10⁻7 सेंटीमीटर। जब हम लोग 1 नैनोमीटर को कंसिडर करते हैं तो मीटर में अगर करेंगे तो 10⁻9 मीटर होगा, और अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो 10⁻7 मीटर -7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। चलिए, ये सब तो याद हो रहेगा आपको। एम्पियर की मापने की इकाई विद्युत धारा होती है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं। 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो मेगावाट जो है ना बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट कितना है ये उत्पादन होता है। ठीक है। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट इक्वल टू क्या होता है? 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर है। ठीक है। फिर से वही चीज़ दिया है, भौतिक राशियाँ और उसकी इकाई यानी कि मात्रक है। तो आपका 4-3-1-2 त्वरण जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल जो है न्यूटन, और कार्य जो है आपका जूल होता है ना, आवेग है आपका न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन पर सेकेंड है आपका आवेग। आवेग आपका न्यूटन सेकेंड है। न्यूटन सेकेंड है आवेग। ठीक है। न्यूटन सेकेंड आवेग है, कंफ्यूज मत करना, और मीटर पर सेकेंड आपका त्वरण है। ठीक है। निम्नलिखित ऐसा यूनिट में से कौन सम्मिलित नहीं है? दाब डाइन। दाब का तो वो होता है ना पास्कल। दाब का आपका पास्कल होता है। ठीक है। उसके अलावा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है आपका दाब का। ठीक है। इसमें भी फिर मिलाने के लिए दिया है 27 नंबर प्रश्न में। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं हम लोग। जूल पर सेकेंड होता है जिसको वाट कहते हैं।
नॉट जो है समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं हम लोग। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई होती है। इसी तरीके से सारे प्रश्न जो है आपका वही मिलाने वाला है और सब इजी है। जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। एम्पियर जो है वो वाट का। वोल्ट एवं कैलोरी जो है, एम्पियर जो है आपका धारा का, वाट जो है आपका सामर्थ्य का यानी कि शक्ति का, वोल्ट है आपका विभवांतर का, और कैलोरी है आपका ऊष्मा का। कैलोरी ऊष्मा का, विभवांतर का वोल्ट है, वाट है शक्ति का, और एम्पियर है धारा का। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 होते हैं। ये लूसेंट वाला भी में भी पढ़ चुके हो तुम लोग। एक अश्व शक्ति इसको तो 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का है, समय का नहीं है, बाकी तो आपको पता है। एंगस्ट्रॉम जो है आपका प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। नॉटिकल मील समुद्री जो है प्रयुक्त दूरी की है, और नॉट जहाज की चाल की माप होती है। ठीक है। एंगस्ट्रॉम अभी ऊपर में भी आपने पढ़ा था, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। 31 नंबर प्रश्न हो गया आपका। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। -10 मीटर। 10⁻⁻9 रहेगा तो क्या होगा बताओ? और 10⁻⁻10 रहेगा तो क्या होगा? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है। इस तरह से फिर से आपका मिलाने के लिए आ गया है। सी आपका आंसर है 1 2 3 4, यानी कि उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। ओके। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे है? दाब से है। और दाब का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, जो कि बीपीएससी में आपका पूछ चुका है। पास्कल नहीं पूछा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पूछा था। ठीक है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है। 1/1000 मिलीमीटर होता है एक माइक्रोन के बराबर। ओके। एक माइक्रोन बराबर होता है 1 की पावर 1000 मिलीमीटर। ओके, सॉरी, 1/1000 मिलीमीटर होता है एक माइक्रोन के बराबर। 35 नंबर प्रश्न देखिए। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है किसको? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को। एक माइक्रोन लंबाई जो है आपका किसको प्रदर्शित करता है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। इसे हम लोग जो है कि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताइए? तो सेल्सियस ऊष्मा की नहीं, ताप की इकाई होती है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता है। अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक होता है। ठीक है। कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी कैलोरी है, कैलोरी जूल है, और किलो कैलोरी है। और कैलोरी है आपका। ठीक है। किलो जूल है और किलो कैलोरी है, ये तीनों है। बट ऊष्मा की इकाई वाट नहीं होती, वाट शक्ति की होती है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। पदार्थों के बीच में जो तापांतर होता है ना, ऊष्मा उस एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है। यह जो स्थानांतरण है हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ठीक है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल से किया जाता है। वाट शक्ति का मापन है। वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए सेंटीग्रेड नहीं है, कैलोरी है, अर्ग है, जूल है। अर्ग याद रखना, आप लोग कंफ्यूज कर गए थे पिछले बार। अर्ग पूछ चुका है आपका, राजस्थान का क्वेश्चन भी है और बीपीएससी में भी आपका ये पूछ चुका है। ठीक है। चलिए
तो ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपका सेंटीग्रेड नहीं है, बाकी कैलोरी है, अर्ग है, जूल है। 38 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। 39 में आते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? 1000 मीटर होता है, ये तो आपको पता ही है। दूरी को मापने का ऐसा ही मात्रक मीटर है, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये वाला प्लीज़ याद रखना, यहाँ से प्रश्न आता है आपका। लूसेंट विज्ञान का जो शुरू वाला ही पेज है, उसमें सारा कुछ अच्छे से दिया है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, आपको दिया हुआ है द्रव्यमान को मापने की ये लघु इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, नैनोग्राम है, पिकोग्राम है और फेम्टोग्राम है। ठीक है। तो 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10 के पावर -12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10 के पावर -6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम इक्वल टू 10 के पावर -15 ग्राम। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 के पावर -3 ग्राम। और 1 नैनोग्राम इक्वल टू 10 के पावर -9 ग्राम होता है। पास्कल इकाई होती है किसकी? दाब की। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। वो दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। दाब की इकाई फिर से आ गया न्यूटन पर वर्ग, यानी मीटर स्क्वायर को या वर्ग मीटर को। ठीक है। न्यूटन पर वर्ग मीटर। ओके। किसी तल की इकाई के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक सेम चीज़ फिर से आ गया आपका। तो ये जो है इसमें अब बीपीएससी 2009 में ये प्रश्न पूछ चुका है। किलोग्राम बल जो है पर वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः हम लोग किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर से निरूपित करते हैं, दाब की एक अप्रचलित इकाई है और एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान प्रचलित इकाई जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल है। पारिस्थितिकीय दाब क्या है? बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई होती है बार। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि पारिस्थितिकी दाब का इकाई बार होता है आपका। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है, जो 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल के द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार इक्वल टू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से दाब की इकाइयाँ क्या है बताओ? तो ABCD। अच्छा। दाब की इकाइयाँ बार है, टॉर है, बा है, एटीएम है। तो इसमें से सही विकल्प का चयन किया गया है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब के रूप में परिभाषित करते हैं। एसआई मात्रक इसका पास्कल है। न्यूटन प्रति एकांक वर्ग मीटर को 1 पास्कल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब की अन्य इकाइयाँ भी हैं जो एसआई नहीं है। ठीक है। गैर एसआई में आपका बार है, टॉर है, और ये जो है एटीएम, इसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये 2024 का आपका करेंट का आपका क्वेश्चन है। मतलब समझो कि कितना सूक्ष्म पूछा गया है। एसआई मात्रक अब बहुत पूछ लिया, अब अन्य पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा ही गैर एसआई मात्रक भी आपको ध्यान में रखना है। ओके। अगर न्यू क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप से पूछेगा आपका, बीएसएससी सीजीएल हो या 72वीं बीपीएससी हो। ठीक है। तो दाब की अन्य इकाइयाँ आपका बार है, टॉर है, एटमॉस्फेयर यानी कि एटीएम है। ठीक है। जो आपका पी ए इक्वल टू 10 के पावर -5 बार होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? 1.0 बार के। ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। 47 देखिए क्या है। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो विकृति का नहीं होता है। बीपीएससी 2019 का प्रश्न है आपका। बाकी प्रतिबल का है, बल का है और दाब का है। ठीक है। बल और दाब तो पढ़ चुके हो। प्रतिबल के बारे में देखो क्या है।
प्रतिबल का आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो दाब का होता है ना, वही प्रतिबल का भी होता है, स्ट्रेस का। ठीक है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को ही विकृति कहते हैं हम लोग। किसी वस्तु की विमा में जो परिवर्तन आता है और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति में कोई विमाहीन यानी कि राशि कोई राशि है नहीं, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है विकृति का। प्रतिबल का होता है वही सेम टू सेम आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर होता है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना? 159 लीटर होता है। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न में आइए, चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं। आपको टारगेट 22 तक दिया गया है, इसलिए एकदम बिल्कुल भी आज रेस्ट मत करना और इधर उधर टाइम पास मत करना। आज और कल आपको मतलब ख़त्म करना है फिजिक्स आपको। ठीक है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई आपका फर्मी मीटर होती है। फर्मी मीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है, फर्मी मीटर। ठीक है। 1 माइक्रोन इक्वल टू आपका 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू आपका पहले भी पढ़ चुके हो ना, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए आप 50 नंबर प्रश्न देख लिए हम लोग। इसमें भी वही है, आपका इकाई ही है। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी कि क्यूसेक। जल प्रवाह को क्यूसेक में मापते हैं। कंप्यूटर को तो वाइट यानी कि डिजिटल सूचना की इकाई है। ये रिक्टर भूकंप के लिए है और बार दाब की एक इकाई है। यह 100 किलो यानी कि 100 किलो यानी कि 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बार जो है ना, अभी हम लोग पढ़े थे बार दाब की जो अन्य इकाइयाँ हैं, जो राजस्थान 2024 में पूछा है आपका। तो जो गैर एसआई मात्रक है बार जो है वो 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। ठीक है। 10⁵ ओके। क्यूसेक फिर से वही जल का बहाव। एनटीयू ये नया क्वेश्चन है, देखो राजस्थान वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो काफ़ी नया क्वेश्चन मिलेगा आपको। एनटीयू मापने की इकाई है जल की अविलता यानी कि टर्बिडिटी। आइए इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग। एनटीयू जो नया क्वेश्चन है इसको नोट करते जाना बाबा। जिसके पास पुराना वाला घटना चक्र है, जो नया मिलता है, मैं बार बार उसको हिंट कर दे रही हूँ, 24-23 का जो है आपका, और या नया क्वेश्चन है, आप उसको लिख देना साइड में उसी घटना चक्र में। ठीक है। एनटीयू का आशय क्या है? नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है। नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट या किसी तरल पदार्थ की अविलता या जल में निलंबित कणों की उपस्थिति को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई होती है। ठीक है। 53 देखिए, कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो 1.4 के W/m² यानी कि सोलर जो है सौर स्थिरांक पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा है। जो सौर स्थिरांक होता है ना, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पे प्रति सेकंड जितना भी सौर ऊर्जा की मात्रा प्राप्त हो रही है, सौर स्थिरांक को सौर विकिरण के प्रवाह घनत्व के रूप में भी परिभाषित करते हैं। यह एक वास्तविक स्थिरांक नहीं है, इसमें समय के साथ परिवर्तन संभव है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल उतना क्षेत्रफल पे प्रति सेकंड में उतना ही सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सौर ऊर्जा को भी हम लोग कैसे माप सकते हैं कि किसी क्षेत्रफल पे उतना ही आपका प्राप्त होगा, वो डे टू डे चेंज भी हो सकता है। तो ये इस वास्तविक स्थिरांक नहीं है, समय के साथ परिवर्तन होता है। नासा के अनुसार सोलर स्थिरांक के मान की पराश क्या है? इसमें आपको दिया हुआ है, ये आपका 53 नंबर प्रश्न 2024 में पूछ चुका है। क्वेश्चन देख लीजिए आप। और 17वीं का प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह का ही अब प्रश्न पूछा जा रहा है, एकदम
बहुत से आपको बारीकी से पढ़ना होगा साइंस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई होती है? तो वो डॉप्शन होती है। कई सारे प्रश्न तो लूसेंट से पढ़ लोगे आप, लेकिन कुछ के लिए आपको एनसीईआरटी में जाना जरूरी है, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके। वायुमंडल में ओजोन परत की जो मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई जो है 10 के पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है, ठीक है। जमीन से 55 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डॉप्सन इकाइयों में मापा जाता है, ओजोन की मोटाई को, ठीक है। डॉप्सन की इकाई सेम चीज़, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए ओजोन इकाई ओजोन जो है डॉप्शन जो है ओजोन सांद्रता को मापता है, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न आपका देखो हो गया। अब जो है आपका ये मापक यंत्र और पैमाने हैं, ये आपका इसको आपको पढ़ लेना है। ये कहीं से भी इसमें इसको मैंने अपने जो है चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपका मैंने ये करा दिया है, मात्रक वाला जो है आपका, ठीक है। तो ये हम लोग जो है सेकंड बार करेंगे, मात्रक वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।